Hello friends, welcome to Sitaram IAS YouTube channel. Again we will discuss second test number 3786 of विजन IAS। और ये टेस्ट आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए है। इसमें भी हम पॉलिटी को डील करेंगे। और आप एक चीज़ ध्यान रखें, मुझे कमेंट किया आप लोगों ने, आपके बीच में ही जो लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं, इनको देख रहे हैं, वो कमेंट कर रहे हैं, बोले सर इसका और एक्सप्लेनेशन जो है इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन कीजिए, मतलब फुली टॉपिक कवर करना है, टॉपिक को पूरा कवर करना है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इतना टॉपिक कवर करना पॉसिबल हो नहीं सकता ना टेस्ट सीरीज में। हमें सिर्फ इतना होता है कि क्वेश्चन हमने उठाया, क्वेश्चंस की डायरेक्शन किससे उसकी डायरेक्शन में किस डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो यदि हमने डिफाइन कर लिया, उसको यदि हमने पहचान लिया, तो क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। और यही तो बेसिक मतलब होता है। अदरवाइज आप लोग ये टेस्ट सीरीज आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, सॉल्यूशन दे रखा है पीडीएफ में। बस मेरा तो ये होता है कि प्रीवियस पीवाईक्यू में यदि क्वेश्चंस आए हुए हैं और किस तरह से क्वेश्चन आए हुए हैं, तभी तो उन्हीं क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे सॉल्व करवाता हूँ। अदरवाइज जो जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं उनको मैं खुद स्किप कर देता हूँ, आपके लिए छोड़ देता हूँ, आप ये खुद देख लें। दूसरी बात ये कुछ ने पूछा आप में से कि इकोनॉमिक सर्वे और जो यूनियन बजट जो है, इसकी वीडियोस कब आएंगी। तो इसकी वीडियोस मैं आपको बता दूं, इसकी वीडियोस कुछ दिन में आएंगी। और कुछ दिन का मतलब है 10 फेब तक आ जाएगी। बिकॉज अभी देखिए, अभी आप जो सीरियसली यूपीएससी प्रिपेयर कर रहे हैं वो लोग इतना अभी बिल्कुल हैसल फ्री प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। इतना जल्दी आपको नहीं करना है। 10 फरवरी तक कई लोग वीडियोस बना चुके होंगे। उसके बाद में अपन समरी बनाएंगे, और समरी बनाने के बाद में जब टेस्ट आएगा इकॉनमी का, तो उस टाइम पे उसको डील कर लेंगे कि इकॉनमी में इकोनॉमिक सर्वे से कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो वहाँ पे आराम से उसको कर सकते हैं। तब तक आप ये टेस्ट यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, टेस्ट को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो ये आपके लिए थोड़ी सी गाइडेंस रहेगी, ये चीज़ आप देख सकते हैं। और आप अच्छे से यूपीएससी प्रिपेयर कर रहे हैं, 1 3 डेज शायद आज से रिमेनिंग है यूपीएससी प्री के लिए। आप पीवाईक्यू पे ज़्यादा फोकस कीजिए, टेस्ट सीरीज पे ज़्यादा फोकस मत कीजिए। इन टेस्ट में भी क्वेश्चन पीवाईक्यू से ही आते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा कचरा कर देते हैं कोचिंग वाले। तो ये थोड़े से इससे आप बचें। पीवाईक्यू आप उठाएं 2013 से लेके और 2022 तक के जो पीवाईक्यूज जो है उनको सॉल्व करें। वहाँ से थोड़ा आइडिया लें कि कैसे वो हो सकता है। या फिर उनकी जो मैं वीडियोज़ बनाऊँगा, वीडियोज़ काफ़ी पहले बना रखी हैं, लेकिन वो कुछ हार्ड डिस्क में इश्यू हो गया था, इस वजह से वो मेरे पास अभी है नहीं, उनको रीस्टोर करना पड़ेगा, फिर मैं आपको अपलोड कर पाऊंगा उस चीज़ों को। अब आगे टॉपिक पे चलते हैं, क्वेश्चंस हैं अपने। आप ये टेस्ट नंबर आपको फिर से मैं बता दूं, टेस्ट नंबर है आपका 3786, पॉलिटी का है। पॉलिटी में आपका जो कोर था वो तो हमने कर लिया। अब इसमें आपका गवर्नेंस का जो सिस्टम है, लेजिस्लेशन है, एग्जीक्यूटिव है, उनसे रिलेटेड इसमें टॉपिक्स हैं। इसके अलावा आपका 3 टायर सिस्टम जो है उसके बारे में भी क्वेश्चंस आएंगे। पंचायत है, आपका म्यूनसिपलिटी है। इसके अलावा जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडीज़ हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को मैं आइकन से लिखता हूँ, नॉन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडीज़ हैं उसके बारे में भी इसमें क्वेश्चंस हैं। आपने कर लिया होगा। 10 10 क्वेश्चन का सेट बनाइए, टाइम लगाइए कि 10 मिनट में हमें 10 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, और फिर उसको मैच कीजिए वीडियो से, उसका सॉल्यूशन देख लीजिए, आपका आराम से हो जाना है। क्वेश्चन अब फर्स्ट है आपका कैंटोनमेंट बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है। पूछा है करेक्ट क्या है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं ना, उसमें लगभग 2 स्टेटमेंट लगभग सही होते हैं, सिंगल स्टेटमेंट ठीक हो, ये कई बार पॉसिबल नहीं होता है। तो एक यदि आप एलिमिनेट कर दें तो वो चीज़ वहाँ से पॉसिबल हो सकती है। अब देखिए 3 ऑप्शन है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। इसका मतलब ये है कि यदि 3 ऑप्शन राइट है तब तो पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो ही जाना है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। या फिर आप 2 से देखें कि 2 ऑप्शन राइट है या नहीं है। 2 ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा तो आप यहाँ से इसको हटा देंगे, फिर इसके अलावा 2 ऑप्शन रॉन्ग है तो इसको भी हटा देंगे, फिर ये और ये बचेगा। तो आपको थोड़ा सा बस एलिमिनेट करना है ना। तो कई बार आप क्या होता है कि लास्ट ईयर एक सान्याल कमेटी आई थी, प्रीलिम्स में सान्याल कमेटी पूछा था। ठीक है, उसमें 3 स्टेटमेंट था आई थिंक, और 3 स्टेट में से स्टेटमेंट था 1 2 और 3 स्टेटमेंट था। फर्स्ट ऑप्शन था सान्याल कमेटी। अब जो पेशेंस जिनको नहीं था ना, उन्होंने सान्याल कमेटी को ही अटेम्प्ट कर लिया और उसको सोच रहे कि ये क्या है भाई, इसको स्किप कर देना था ना, क्योंकि ऑप्शन में आपके था, ऑप्शन के किस तरह से था, वो था कि हाँ ये था 2 3 था, 1 3 था, और 1 2 था, और 1 2 3 था। अब वहाँ पे यदि आपको ने एक को भी एलिमिनेट कर दिया तो आपका ऑप्शन वहाँ से आ जाता है, और वहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट जो था वो रॉन्ग था। तो थर्ड से ये एलिमिनेट हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सिर्फ 1 और 2 बचा। तो सान्याल कमेटी को छोड़ो, आप तो उसको देखो ना कि आपको कौन सा ऑप्शन आता है। यदि वो आपने इस तरह के क्वेश्चंस में जो थोड़ा सा फैक्चुअल आपकी इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं ना टेस्ट में, तो वहाँ पे आप सिर्फ सही करने पे ज़्यादा फोकस मत कीजिए। वहाँ पे आप कोशिश कीजिए कि आप कैसे न कैसे एक ऑप्शन को गलत साबित कर दें, क्योंकि बिकॉज आप उसको रॉन्ग डिक्लेयर कर दोगे तो आपके 3 ऑप्शन जो हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगे, और वहाँ से आपका आंसर सही हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन है, देखिए कैंटोनमेंट बोर्ड है,
ये एक बेसिक क्वेश्चन है, आपको ये अच्छे से मालूम है कि इट इज एस्टेब्लिश्ड फॉर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर सिविलियन पॉपुलेशन कैंटोनमेंट बोर्ड। तो ये तो सिंपल सी चीज़ है कि ये तो होता ही इसी तरह से होता है। तो ये जनरल स्टेटमेंट हो गया, तो मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही है, तो ये तो आपने हटा ही दिया। ठीक है, अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पे सिंगल ऑप्शन भी आ जाता है ना और वो ही राइट होता है, तो वहाँ पर डिलेमा अपने पास ये हो जाता है कि आगे ऑप्शंस को देखें या कैसे देखें, उसको देखना तो पड़ेगा ही। इसके आगे सेकंड ऑप्शन है कि इट वर्क्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अब देखिए जब कैंट है, मिलिट्री से रिलेटेड है, तो होम नहीं आता है वहाँ पे आता है आपका डिफेंस। डिफेंस मिनिस्ट्री वर्क करती है। इसके अलावा सीआरपीएफ वगैरह और कोई भी आपका जो सीपीओ वगैरह की जो ऑर्गेनाइजेशन की पुलिस फोर्सेज होती है, वहाँ पे आपका चल जाता होम अफेयर्स जो था वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे डिफेंस चलेगा। अब देखिए सेकंड ऑप्शन गलत हो गया, सेकंड ऑप्शन आपका गलत है। इसके साथ में आपका ये हो गया, सेकंड ऑप्शन गलत है और फर्स्ट आपका राइट है। सेकंड गलत हो गया तो यहाँ से हट गया, फर्स्ट वाला सही है। तो अब थर्ड चेक करना पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट बच गया और थर्ड रह गया। तो इट कंसिस्ट ऑफ पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड। तो ये चीज़ आप अंदाज लगा सकते हैं कि हाँ, जहाँ पे फुली गवर्नमेंट एरिया के अंदर जो बॉडी होती है ना, तो वहाँ पे भी सिविलियंस को मौका दिया जाता है कि वो किसी न किसी तरीके से वहाँ की जो गवर्नेंस है, वहाँ का जो रेगुलेशन है, उसमें रोल प्ले कर सके। तो वहाँ पे पार्टली इलेक्टेड भी होते हैं, पार्टली नॉमिनेटेड भी होते हैं। तो ये ऑप्शन एक जनरलाइज स्टेटमेंट है। यदि आपने थोड़ा सा डीप नॉलेज रखा हुआ है ऐसी चीज़ों का, अलग अलग जगह, जैसे पोर्ट ट्रस्ट सिटी है, ऐसी काफ़ी सारी जो 8 तरह की म्यूनसिपलिटीज कॉर्पोरेशन जो आते हैं, तो उनके बारे में ये ऑप्शन आपका ठीक हो सकता है। 1 और 3 आप कर दें यहाँ से, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। अब कैंटोनमेंट बोर्ड का क्वेश्चन आ गया है, तो आप बार बार हर टेस्ट सीरीज के पे अपना सर नहीं फोड़े। आप पीवाईक्यू देख लें कि क्वेश्चन इससे रिलेटेड है या नहीं है। तो म्यूनसिपलिटी से रिलेटेड 8 तरह का म्यूनसिपलिटी आपके कह सकते हैं एस्टेब्लिशमेंट होती है। जैसे आपका म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होता है, म्यूनसिपल आपका जो नगर निगम टाइप में जो चीज़ें होती है, पोर्ट ट्रस्ट सिटी होती है, कैंटोनमेंट बोर्ड होता है। ऐसी 8 तरह की चीज़ें होती है, उनको देख ले, एक बार चार्ट बना ले और वहाँ से उनको सॉल्व कर ले, और उसको आगे जो क्वेश्चंस पे यदि काम आता है तो वहाँ देख ले। फिर उसके बाद में शेड्यूल 12 को भी देख ले कि शेड्यूल 12 में क्या है। पार्ट 9 जो है, पार्ट 9A, इसमें म्यूनसिपलिटी है, इसको भी देख ले। इनकी जो टॉपिक्स है ना, उनको देख ले। इसके लिए मैंने पर्टिकुलरली एक वीडियो बनाया था जिसपे म्यूनसिपल फाइनेंसिंग के ऊपर वीडियो था, लेकिन उसमें मैंने टॉपिक पूरा कवर किया गया कि आपको अलग से वहीं से कहीं से देखने की उसको जरूरत नहीं है। क्योंकि मैंने खुद ने जब उसको वीडियो बनाया था तो मैंने भी काफ़ी सोर्स से उसको देखा था, और उसके लेक्नाज क्या क्या है, सारी चीज़ उसमें मैंने डिस्कस की थी। आप प्ले लिस्ट में जाकर उसको देख ले। और अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस तरह से हम डिस्कस करेंगे टॉपिक्स को, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाना है। ठीक है, और अब ये आपका बारी है टेस्ट सीरीज की, सिर्फ टेस्ट अटेम्प्ट करने की, तो उसे थोड़ा सा टाइम बचाने से यहाँ पे फोकस करें, टाइम बचाने पे। अब रामानुजन प्राइज है। रामानुजन प्राइज आपको पता है मैथमेटिशियन थे, मैथमेटिक्स के बारे में ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देखिए क्या क्या है। ऐसे ऑप्शन जो होते हैं रामानुजन प्राइज वाले, ऐसे ऐसे देखिए कि कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट दे रखा है क्या, एक्सट्रीम है तो उसको आप हटा दीजिए, वहां से आपका इजीली हो सकता है। अब जैसे देखिए नो वुमन हैज बीन अवार्डेड दिस प्राइज टिल नाउ, तो ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा क्योंकि वुमन भी तो मैथमेटिक्स में काम कर सकती है ना। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ से हटा दो, यहाँ से हटा दो। 1 और 3 बचा। अब आप पे ये है कि फर्स्ट सही है या थर्ड सही है। ठीक है, अब देखिए दिस प्राइज इज अवार्डेड टू ए रिसर्च फ्रॉम ए डेवलपिंग कंट्री। ये देखिए, ये डेवलपिंग कंट्रीज में ही ये जो आपका काम करता है क्या। इसके अलावा आपका देखना है, हाँ, तो इसमें देखिए ये जो अवार्ड है ना, ये आपका फील्ड में दिया जाता है, मैथमेटिक्स की में। इसके अलावा ये रिसर्च डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ही ये अवार्ड काम करता है। तो ये आपका सही है, थर्ड ऑप्शन। इट इज़ अवार्डेड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज इन द मेमोरी ऑफ श्रीनिवास रामानुजन। अब यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज शायद ये नहीं है, और ये थोड़ा सा एक फैक्चुअल डेटा हो गया, तो इस ऑप्शन को आप छोड़ ही दें बिल्कुल ही, इसकी यूटिलिटी नहीं है क्योंकि ऐसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन नहीं पूछता है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन रखें, ये थोड़ा अच्छा है, तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और टेस्ट सीरीज के आंसर है इसमें गलत दे रखा है, उस पर आप ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। टेस्ट सीरीज में तो आंसर ये था आपका, ये है। तो ये ऑप्शन यहाँ से, ये ऑप्शन हटाने लायक है, हटना भी चाहिए, और आपको इन दो पे ही फोकस करना चाहिए। क्योंकि एक तो वुमन वाला आ गया, एक दूसरा आ गया डेवलपिंग कंट्री, डेवलप्ड कंट्री, क्योंकि यूपीएससी पेपर बनाता है, कोई बच्चे पेपर नहीं बनाते हैं यूपीएससी का। आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। विद द रेफरेंस टू स्टेम सेल। स्टेम सेल देखिए, स्टेम सेल्स कई तरह की होती है, कई जगह से वो देखने को मिलती है। अब इस चीज का ऑप्शन आपको देखना है कि स्टेम सेल कैन नॉट बी मेड इन लेबोरेटरीज। अब देखिए ये रिसेंट की रिसर्च है कि बन सकती हैं लेबोरेटरीज में। वीडियो रोकता हूँ, थोड़ा सा आवाज आ रही है बाहर से। अभी चलते आगे कि स्टेम सेल्स से रिलेटेड है कि रिसेंट में इसका न्यूज़ था और तुरंत अभी बनाया गया था। आईपीएस नाम से एक आपकी स्टेम सेल थी, आपको इस बस इतना सा नाम याद रखना है, और बहुत बढ़िया नाम है इसका, आपको याद भी रह जाएगा।
ठीक है, तो वो अभी रिसर्च में था कि इस तरह से इंड्यूस्ड आपकी प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल थी जिसको साइंटिस्ट ने लैब में बनाया था। तो ये ऐसा जब होता है ना कि कैन नॉट बी मेड, तो साइंस में कुछ भी बनाया जा सकता है। तो ऐसे स्टेटमेंट को आप ध्यान रखें कि कैन नॉट बी मेड नहीं, वो बन सकता है। तो स्टेटमेंट यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन हटा दो, सेकंड बच गया, बस ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ और है कि हाँ ये है, इसके अलावा स्टेम सेल्स कैन बी डेराइव्ड फ्रॉम मेमल्स ओनली, तो ओनली को यहाँ पे नहीं, इसमें अलग अलग जो स्पीसीज होती है ना उनसे ही बन सकता है। मेमल्स है, इसके अलावा इंसेक्ट्स जो होते हैं, इंसेक्ट से ये स्टेम सेल बन सकती है। इसके अलावा आपका एम्फीबियन और प्लांट होते हैं ना, प्लांट की स्टेम सेल भी काम आती है। एम्फीबियन आपके हो गए फ्रॉग टाइप में हो गए, तो इनसे आपकी स्टेम सेल बन सकती है। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ स्टेम सेल कैन क्योर HIV डिजीज, तो ये सही है, ऑप्शन कर सकता है, इसी का सॉल्यूशंस था, तभी तो रिसर्च हुआ था इस चीज़ के ऊपर। तो यहाँ से आप ये ऑप्शन देख लें। ज़्यादा फोकस करें कि स्टेटमेंट एक्सट्रीम है या नहीं है, बिकॉज जो जनरल पब्लिक जो होती है, जनरल जो स्टूडेंट होता है ना, वो उस पर फोकस कर ही नहीं पाता, उसकी इंट्यूशन में वो चीज़ डेवलप हो ही नहीं पाती कि कौन सा गलत हो सकता है कौन सा सही हो सकता है। बिकॉज सही और गलत का अनुमान लगाना ही तो आपके इंस्टीट्यूशन को बताएगा ना कि कितने अविकर्ण हैं आप उस चीज़ के बारे में। अगला क्वेश्चन है फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली स्टेट्स बिल, स्टेट का बिल है, स्टेट की बिल के बारे में आपको सब मालूम हो गई। प्रेसिडेंट हैज़ नो रोल टू प्ले इन पैसेज टू, प्रेसिडेंट का तो बहुत बड़ा रोल है, तो ये तो आपको अच्छे से मालूम ही है और इससे पूछा है, करेक्ट पूछा है, तो करेक्ट क्या हो सकता है इसमें, तो रोल होता है। प्रेसिडेंट तो बिल को खा भी जाता है, खाने का मतलब समझ रहे हैं आप, उनके पास एब्सोल्यूट वीटो होता है प्रेसिडेंट के पास में। स्टेट बिल कैन बी रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट, रिजर्व हो सकता है, बट वंस रिजर्व द गवर्नर हैज़ नो रोल टू प्ले, ये बिल्कुल सही है कि गवर्नर का रोल खत्म हो जाता है जब स्टेट बिल यदि गवर्नर ने प्रेसिडेंट को आगे सेंड कर दिया तो। अब वो प्रेसिडेंट पे डिपेंड करता है कि उसको वापस भेजेगा, एब्सोल्यूट वीटो यूज करेगा या पॉकेट वीटो यूज करेगा। स्टेट्स बिल कैन बी रिजर्व फॉर द, अब ऑप्शन तो अपना राइट हो गया, लेकिन थर्ड ऑप्शन और देख ले, स्टेट्स बिल कैन बी रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट बट द प्रेसिडेंट हैज टू गिव असेंट टू, तो ये असेंट तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ही प्रेसिडेंट को कंपल्सन होता है कि अमेंडमेंट देगा, अदरवाइज में कंपल्सन नहीं होता है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट हैज टू गिव असेंट। अब देखिए यहाँ पे हैज टू गिव आ गया ना, थोड़ा एक्सट्रीम आ गया कि प्रेसिडेंट को ऐसा करना ही पड़ेगा, और वो भी स्टेट के लिए। ठीक है, और आज के माहौल को देख के आप यदि पॉलिटी समझे तो आप अच्छे से समझ सकते हैं, बिकॉज आज का माहौल और आज की टाइम की जो पॉलिटी चल रही है ये आपकी 1971 की बाद की जो पॉलिटी थी, जिसमें आपका कह सकते हैं 1973 का केशवानंद भारती वाला केस आया, इसके बाद में आपका ADM जबलपुर केस आया, मेनका गांधी केस आया, ये 1971 से 19 आपका समझ सकते हैं आप 90 तक का जो फेज था ना, इसमें जितने डेवलपमेंट हुए वो सब आज एकुमुलेट हो रहे हैं पॉलिटी में, और आप अच्छे से इन चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज आपको जो इंट्यूशन डेवलप होगा ये उस टाइम पे था, और उसी टाइम पे ज़्यादा अमेंडमेंट हुए थे, तो आपके काम आ जाएंगे। इसके बाद में अगला फिफ्थ क्वेश्चन है, एडजमेंट मोशन कैन बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा ओनली, तो एडजमेंट तो लोकसभा का ही होगा क्योंकि राज्यसभा तो आपका परमानेंट हाउस है, तो ये तो आपका स्टेटमेंट बेसिक है। इसके अलावा नो कॉन्फिडेंस मोशन, नॉट करेक्ट पूछा, ये भी ध्यान रखना, नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी मूव्ड अगेंस्ट एन इंडिविजुअल मिनिस्टर और द इंटायर काउंसिल, तो कॉन्फिडेंस मोशन तो ला सकते हैं ना अपन, और आपका मिनिस्टर के खिलाफ नहीं आता, कॉन्फिडेंस तो गवर्नमेंट के खिलाफ आता है, तो आपका जो इंटायर काउंसिल है ना वो हटेगी। तो इंडिविजुअल को थोड़ा सा ध्यान रखें कि ये नहीं होगा, बाकी NCM काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर आएगा, उसमें सब मिनिस्टर फिर हट जाएंगे यदि कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है ना, नो NCM पास हो जाता है, तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को वहां से रिमूव होना पड़ेगा। और सेंसर मोशन कैन बी मूव्ड अगेंस्ट द इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ओनली, तो सेंसर तो इंटायर काउंसिल के आगे लगाने की क्या जरूरत है, सेंसर करोगे अकेले मिनिस्ट्री का कोई काम है उसको सेंसर करना है, तो इंडिविजुअल मिनिस्टर के लिए हटा दो उसको, तो वो भी हट सकता है मिनिस्टर जो होता है। तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, एडजमेंट मोशन वाले आपको मालूम होना चाहिए, बिकॉज राज्यसभा जो है आपका वो परमानेंट हाउस है आपका, तो ये आपका है नॉट करेक्ट, आप लगा लीजिए सेकंड थर्ड। कुछ एस्पायरेंट ने कमेंट किया था कि सर ऑप्शन भी बताया करो लास्ट में, जब इतना सॉल्यूशन बता दिए तो ऑप्शन आप वहां से देख सकते हैं। सिक्स्थ है, वो अमंग द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस इन पार्लियामेंट और असेंबली कंस्टिट्यूएंसी। अब यहाँ पे देखिए सीधी सी बात है, रिटर्निंग ऑफिसर होगा ना वो काम करेगा, क्योंकि चीफ इलेक्शन ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट DEO है, इलेक्शन ERO है, तो इनके आप एक बार देखें RPA 1951 की कुछ क्लॉज जो है ना उनको पढ़ ले, जैसे क्लॉज 8 है और इसका क्लॉज 4 है, सेक्शन है सेक्शन 8, सेक्शन 4 और सेक्शन 8 का क्लॉज 1, 2 और 3, और ये रिसेंट न्यूज़ में भी था। ठीक है, कि जो आपका एक तो फाइनेंशियल कह सकते हैं, एक दूसरा है इम्प्रिजनमेंट वाला है, इस तरह से यदि कोई सजा मिलेगी तो उनके लिए अलग अलग मैकेनिज्म होता है पनिशमेंट के लिए। 6 ईयर वाला जो प्रोविजन है ना, वो जिसको फाइनेंशियल यदि बर्डन मिला है ना किसी कोर्ट से, तो उसकी सजा जो है उसकी कन्विक्शन से ही चालू हो जाती है,
और 6 ईयर तक वो चलती है। जबकि जो आपका इम्प्रिजनमेंट है ना, तो इसका इम्प्रिजनमेंट करने के बाद में 6 साल तक होता है। जैसे 2 साल का इम्प्रिजनमेंट हुआ तो अब यहाँ से 6 ईयर और मतलब टोटल 8 साल के लिए वो डिबार हो जाएगा इलेक्शन से। जबकि जिसको फाइनेंशियली मॉनेटरी जिसको पनिशमेंट मिला है ना, तो वो क्या करेगा, उसको जब से कन्विक्ट हुआ है तब से ही चालू हो जाएगा और उसको 6 साल तक वो चीज़ चलेगी। ये चीज़ ध्यान रखें। तो आरओ होगा, जो आरओ का काम होता है एक्चुअली, आरओ को जो आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होता है इंडिया का, वो उसको असाइन करता है कि असेंबलीज के इलेक्शंस जो है उनको कंडक्ट करवाए। रिटर्निंग ऑफिसर, इसकी एक हैरारकी है, हैरारकी में आपको पूरी तो यहाँ पे नहीं बता सकता, लेकिन आप याद रखें रिटर्निंग ऑफिसर मेन होता है किसी कंस्टिट्यूशन में, तो उसको आप आरपीए को देख लें, वहाँ से आपको हो जाएगा क्लियर। विच, और ये आपको आंसर में भी नहीं दे रखा है, ये भी ध्यान रखें। आप सोचिए कि आंसर से कर लें तो वहाँ से नहीं है, आपको ये वहाँ से आरपीए से करने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज इन इंडिया। अब सैलरी अलाउंसेस की बात है, तो सैलरी अलाउंसेस में आप ये देखिए कि डिटरमाइंड बाई प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट तो उनको करेगा नहीं, ठीक है, कौन करेगा उनको, तो इनको जो एक तरीके से कह सकते हैं कि पार्लियामेंट में एक्ट लाना पड़ता है, पार्लियामेंट में, तब जाके वो डिटरमाइन हो पाती है। इसके अलावा इट कैन बी अल्टर्ड बाय पार्लियामेंट टू जजेस आफ्टर इज अपॉइंटमेंट। ऐसा तो आपको, ये तो कई जगह आपने पढ़ा होगा कि उसको डिसएडवांटेज के लिए इनकी चेंज कर नहीं सकते। इसके अलावा है कि इट इज चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, तो स्टेट पे नहीं है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जज है। अब आपको ये अच्छे से मालूम है सीएफआई पे लगता है, लेकिन थोड़ा सा आगे ध्यान रखिए कि स्टेट के फंड पे लगता है, तो ये थोड़ा गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो स्टेट जो शायद हाई कोर्ट की जजेस की जो सैलरी है वो स्टेट के फंड पे होती है, और उनकी पेंशन जो होती है वो सीएफआई ऑफ इंडिया पे होती है। ये थोड़ा सा स्टेटमेंट याद रखें। और सुप्रीम कोर्ट जज के बारे में स्टेटमेंट ही हो जाएगा, नन ऑफ द, वो ये हट जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा। और इसके आगे चलते हैं। एट्थ, इन द context of Indian polity, which is the following matters can be governor act in his discretion। गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर, प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर, ये आप थोड़ा सा लिख लें। इसके अलावा आप देखिए जो आपका स्पीकर है, स्पीकर लोकसभा का हो चाहे किसी का हो, स्पीकर और आर्टिकल 118 बिजनेस ऑफ हाउस जो है, इनको प्रिपेयर कर ले, क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आप एलिमिनेट कर सकते हैं। अब आगे देखिए, सबमिटिंग ए रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 356 ऑन द फेलियर ऑफ कंस्टिट्यूशन मशीनरी इन द स्टेट, डिस्क्रिशन है क्या इसमें, ये भी आपको देखना है। और इसकी जो डिस्क्रिशन है वो 163 आर्टिकल है ना, इसको भी देख लें, कॉन्स्टिट्यूशन को 163 में इसको देख लें। इसके अलावा सेकंड है कि रिजर्विंग बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, तो ये उसकी खुद की मर्जी है या नहीं है, तो रिजर्व तो वो कर ही सकता है, ठीक है, क्योंकि रिजर्व करना उसके हाथ में है, तभी तो वो आगे बिल को भेज पाएगा, और तभी तो प्रेसिडेंट जो अपनी एब्सोल्यूट वीटो वगैरह यूज कर पाएगा। थर्ड आपका अपॉइंटिंग ए चीफ मिनिस्टर इज नो सिंगल पार्टी हैज सिक्योर्ड ए मेजोरिटी। हाँ, तो यदि मेजोरिटी नहीं है ना, तो वहाँ पे कोalition की गवर्नमेंट बनेगी। ये आपने कर्नाटका में अच्छा एग्जाम्पल देखा होगा कि वहाँ पे उस पार्टी को बुलाया जिसकी मेजोरिटी नहीं थी, जबकि जिसके पास ज़्यादा वोट थे ना, मेजोरिटी नहीं थी लेकिन दूसरी पार्टी से ज़्यादा वोट थे, उसको नहीं बुलाया। जिसके कम थे, बीजेपी थी वहाँ पे, बीजेपी के वहाँ की कांग्रेस से कम वोट थे, लेकिन फिर भी कोalition के लिए बीजेपी को बुलाया गया। तो आप ये समझ सकते हैं कि उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है। सबमिटिंग रिपोर्ट करेगा फेलियर की, भाई जो कंस्टिट्यूशन मशीनरी फेल हो रही है, तो ये आप बिहार में ज़्यादा देख सकते हैं। बिहार में जब शायद 11 बार, 10 या 11 बार आप ये देख लें कि इतनी बार इमरजेंसी लगी थी, स्टेट जो प्रेसिडेंट रूल लगा था, तो उसमें यही वाला क्लॉज ज़्यादा चला था कि गवर्नर अपनी मर्जी से वहाँ पे रिपोर्ट सबमिट कर रहा था। और इसके अलावा देखिए, नाइन्थ है विद रेफरेंस टू डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, डीपीसी। डीपीसी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ध्यान रखिए डीपीसी आपका लोकल गवर्नेंस में आता है। लोकल गवर्नेंस के लिए आपका है पार्ट 9 और पार्ट 9A, ठीक है, लेकिन ये जो, और पार्ट 9 है आपका पंचायती राज है, पार्ट 9A है आपका म्यूनसिपलिटी। दोनों में आपका लोकल गवर्नेंस की बात होती है, लेकिन डीपीसी जो है वो आपका 9A के में प्रोविजन है इसके, तो वहाँ पे आप देखें डीपीसी में। और 74th अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइड एस्टेब्लिशमेंट डीपीसी, तो ये आपको पता चल गया। अब 9A आपका म्यूनसिपलिटी से है, और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है लोकल अर्बन गवर्नेंस का, उसमें है, तो ये इससे रिलेटेड 74th अमेंडमेंट है, तो यहाँ से आप उसको लिंक कर लें। ऑल मेंबर्स ऑफ द डीपीसी आर नॉमिनेटेड बाय गवर्नर ऑफ स्टेट। अब देखिए सभी उसमें जब डेवलपमेंट की बात हो रही है ना, आपका डेवलपमेंट की बात हो रही है, प्लानिंग की बात हो रही है, तो वहाँ पे सभी लोग नॉमिनेटेड नहीं हो सकते। ये थोड़ा सा आप याद रखें कि यदि सभी नॉमिनेट हो जाएंगे तो फिर जो इलेक्टेड लोग हैं वो क्या करेंगे, तो ये थोड़ा सा
एक्सट्रीम हो गया एक तरीके से स्टेटमेंट, इसको यहाँ से हटा दें तो आपका फिर ऑप्शन बचेगा 3 भी सही होगा, इट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन। क्योंकि हाँ ये 9A के में इसका मेंशन है अर्बन लोकल बॉडीज़ में, लेकिन ये इसमें पॉपुलेशन जो है वो रूरल अर्बन पॉपुलेशन दोनों इसमें इंक्लूड है, उनका रिप्रेजेंटेशन इसमें होता है। और इसके साथ में आप ऑप्शन को लगा लें, 1 और 3 इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलें, 9th क्वेश्चन है आपका, 9th हो गया, 10th पे चले, 10th है विद रेफरेंस टू वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पूछा गया, और वाइस प्रेसिडेंट पे आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछा है मेंस में। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट को आप अच्छे से तैयार करें। आपकी बार आप थोड़ा सा वाइस चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट जो है ना, इसकी एज ए राज्यसभा के चेयरमैन के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा था, इससे रिलेटेड फिर से क्वेश्चन आ सकता है मेंस में, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखें, रिवीजन करते रहे चीज़ों को। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में स्टेटमेंट है, वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द सेम इलेक्टोरल कॉलेज एज दैट ऑफ प्रेसिडेंट। अब ये चीज़ आपको थोड़ी सी देखने वाली बात है कि इलेक्टोरल कॉलेज इनका सेम होता है या नहीं होता है, ये चीज़ देखना है। इसके अलावा आपका है सेकंड, ए रिजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल नीड टू बी पास्ड विद स्पेशल मेजोरिटी इन बोथ द हाउसेज। तो ये देखिए बोथ द हाउसेज में स्पेशल मेजोरिटी क्यों, राज्यसभा जब पहले कर देगी तो फिर वहां से तो बस अप्रूवल चाहिए लोकसभा से, तो स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं होती है। इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट जो है सेम इलेक्टोरल कॉलेज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि प्रेसिडेंट में तो आपके स्टेट असेंबली जो होती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, वहाँ से इलेक्टेड लोग जो होते हैं वो पार्ट उनका होता है, वो रिप्रेजेंट करते हैं अपने स्टेट्स को प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, क्योंकि आपका प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है एक तरीके से पूरा फेडरलिज्म को शो करता है, जबकि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन तो आपका सिर्फ राज्यसभा से ही रिलेटेड है ना। तो ये आपका ये फर्स्ट ऑप्शन में आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब मैं देखिए आपको यदि सेम प्रोविजंस बताऊँ ना कॉन्स्टिट्यूशन के, कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की ये प्रोविजन है, ऐसे ऐसे एक्ट है, तो आप वो तो खुद भी कर सकते हैं ना, लेकिन एक इंट्यूशन डेवलप होना चाहिए कि ये ऑप्शन गलत क्यों हो सकता है और ये ऑप्शन राइट क्यों हो सकता है, वहाँ से आप कर सकते हैं। बाकी आपका देखिए, अब मैं ये बताऊँ इसके प्रोविजन, तो आपको ऐसा करना, प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स है, वाइस प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स इनको कर लेना, इनकी इसके अलावा इनका वर्क क्या क्या है, प्रेसिडेंट एब्सेंट है तो वाइस प्रेसिडेंट कैसे काम करता है, तो ये चीज़ें आपने पहले से पढ़ रखी हैं, बस आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का तरीका आपको आना चाहिए, और आप इसका जो बैकग्राउंड है वो आप नॉलेज में रखें अपने में। 10 क्वेश्चंस आपके हो गए, आप देख लीजिए, असेसमेंट कर लीजिए कि 10 क्वेश्चन में आपकी कितनी राइट है कितनी रॉन्ग है, कितने आपने ज़्यादा चांस लिए। तो आपका जो रामानुजन प्राइज वाला था उसमें आपने चांस लिया होगा, वहाँ पे देख लीजिए क्या हुआ। अगली 11 से 20 तक चलते हैं कि कंसिडर करना है कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। अब काफ़ी सारी कमिटीज़ हैं, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़ होती हैं, एड हॉक कमिटीज़ होती हैं, और आपकी कैबिनेट कमिटीज़ होती हैं, इनको देख लीजिए। और फिर रिवीजन करते टाइम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट आपने किया होगा कि चेयरमैन ऑफ दिस कमिटी कैन बी ओनली फ्रॉम लोकसभा। अब लोकसभा से ही हो सकता है इसका चेयरमैन। मेंबर्स जो है, मेंबर्स आपके दोनों से हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स की जब बात होती है ना, तो इसके लिए जब पॉलिसीज जब बनती हैं, कमिटीज जब स्क्रूटनी करती हैं चीज़ों की, तो वहाँ पे मेनली लोकसभा में जो रूलिंग पार्टी है उसकी जो एमपीज होते हैं ना, उनको ज़्यादा फोकस वहाँ पे दिया जाता है, उसकी कह सकते हैं इनर कमिटी गवर्नेंस में, तो इसलिए चेयरमैन भी उसी का ज़्यादातर बनाते हैं। ठीक, इसके अलावा आपका है कि द मेंबर्स आर इलेक्टेड एवरी ईयर फॉर ए टर्म ऑफ ईयर। हाँ, तो ये आपको बेसिक चीज़ मालूम है कि हर साल बजट आता है, हर साल सेशन बैठता है, तो हर साल कमिटीज़ बनती हैं, तो इसमें आप ये नहीं दिमाग लगाएं कि 2 साल के लिए बैठती है 3 साल के लिए बैठती है। पब्लिक अंडरटेकिंग्स की हर साल रिपोर्ट आती है, ठीक है, हर साल रिपोर्ट आती है, तो एवरी ईयर इनको इलेक्ट किया जाता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके राइट हो जाएंगे। 12th है वाइस प्रेसिडेंट गिव्स हिज रेजिग्नेशन टू। अब किसको रेजिग्नेशन देगा, ये सिंपल क्वेश्चन है। वाइस प्रेसिडेंट है, इसको तैयार कर ले, हाई कोर्ट का जज है उसको तैयार कर ले, सुप्रीम कोर्ट के जज को तैयार कर ले, प्रेसिडेंट को तैयार कर ले, गवर्नर को तैयार कर ले, ये रेजिग्नेशन किसको देंगे, तो रेजिग्नेशन इनकी ऑथ, ये दोनों चीज़ें तैयार कर ले। काफ़ी क्वेश्चंस आपके एलिमिनेट करने में ये अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा प्रीलिम्स में, ऐसा क्वेश्चन आता भी नहीं है, और आजकल 2019 के बाद में ऐसा क्वेश्चन पूछना खत्म ही हो गया यूपीएससी से। वहाँ ऑप्शन आएगा 1 2 3, तो यदि आएगा ना रजिस्ट्रेशन लेटर से भी, तो भी 3 ऑप्शन आएंगे और फिर पूछेगा कितने पेयर सही है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर आप वहाँ देखते रहना कौन, अब हमने तो एक ही क्वेश्चन तैयार किया था, 2 किए थे, सभी आप देख लेना एक तरीके से इसको, ठीक है। इसके अलावा आगे चले क्वेश्चन नंबर 13 पे, और इसका आंसर आप देख लेना, प्रेसिडेंट को देता है वाइस प्रेसिडेंट, और जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को देता है। 13 आपका, consider the following statement, there is no fixed tenure for the Supreme Court judges as he can be removed only from his office by the president on the recommendation of president। अब देखिए फिक्स टेन्योर की बात है। अब आपको यदि ये मालूम है कि टेन्योर फिक्स है या नहीं है, वो रिकॉल कीजिए। सुप्रीम कोर्ट की जज की बात हो रही है, सीजीआई की बात नहीं हो रही है, ठीक है। रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ
पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट में रिकमेंडेशन होती है, मतलब सीजीआई का प्रोसीजर क्या होता है, सीजीआई के अलावा हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजेस का प्रोसीजर क्या होता है कि पार्लियामेंट में उनके लिए एक जांच बैठती है, जांच कमेटी बैठती है, और उसमें मेंबर्स होते हैं, उसका पूरा प्रोसीजर आपको मालूम है, ठीक है। तो वो चीज़ है। इसके अलावा देखिए, द कंडक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस कैन नॉट बी डिस्कस्ड। तो कंडक्ट की बात है ना, तो कंडक्ट कैन नॉट बी डिस्कस्ड इन द लेजिस्लेशन एक्सेप्ट ड्यूरिंग इम्पीचमेंट मोशन। तो उनके हटाने का जो प्रोसीजर है ना, वो तो हो सकता है, इम्पीचमेंट जो है वो तो डिस्कस हो सकता है, लेकिन वो उन्होंने क्या जजमेंट दिया, क्यों जजमेंट दिया, कैसे दिया, वो डिस्कस नहीं हो सकता। तो ये आपने बेसिक क्वेश्चन है। टेन्योर फिक्स नहीं है, तो नो फिक्स टेन्योर फॉर सुप्रीम कोर्ट जज, और ये चीज़ सही है। टेन्योर फिक्स नहीं है क्योंकि उनका आपका 65 ईयर है ना, वो लास्ट है, 65 ईयर तक वो लोग रह सकते हैं, ठीक है। बाकी आपका इनिशियल है कि कब बन सकते हैं, तो आपको 10 ईयर का या तो एडवोकेट रहे हो, या फिर 5 ईयर वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज रहे हो, या फिर आपका एक इमिनेंट जूरिस्ट हो, ये भी एक टर्म है जिसको प्रेसिडेंट समझता है कि इमिनेंट जूरिस्ट है, तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। तो रिकमेंडेशन पार्लियामेंट की होती है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। इनकी सैलरी वगैरह भी पार्लियामेंट ही डिसाइड करती है बाय द एक्ट। तो ये चीज़ 13 से आप याद रखें इस ऑप्शंस को, बाकी सारे को। 14 क्वेश्चन आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लेजिस्लेटिव काउंसिल, 169 आर्टिकल। ये बेसिक है, क्वेश्चन काफी बार पूछ चुके हैं इसके ऊपर। क्रिएशन इसका लेजिस्लेटिव काउंसिल का, स्टेट नीड्स ए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अब इसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जरूरत क्या है, सिंपली स्टेट गवर्नमेंट जो है सिंपल स्पेशल मेजोरिटी से चीज़ें लाएंगे, और उसके बाद में आपका पार्लियामेंट है सिंपल मेजोरिटी से क्रिएट कर देगी। सेकंड ऑप्शन है कि इट एंजॉयज इक्वल पावर एज, अब इक्वली दे देंगे तो फिर तो इसको डिलेइंग चैम्बर क्यों कहेंगे, ठीक है। तो डिलेइंग चैम्बर सुना होगा, तो इक्वल पावर इसको नहीं मिलेगी, और ये आपके ऑप्शन यहाँ से आप एलिमिनेट कर लें तो दोनों हट जाएंगे। 15 है आपका, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेज द मेंबर ऑफ SLA स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिस्क्वालीफाइड। अब अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है। देखिए जब ऐसी चीज़ होती है ना कि किस किस बेस पे डिस्क्वालीफाई हो सकता है, तो वहाँ पे एलिमिनेट करने की कोशिश करें कि एलिमिनेट ऑप्शंस हो सकते हैं या नहीं हो सकते। हो सकते हैं तो उसको जब एक एलिमिनेट कर देंगे तो वहाँ से ऑप्शंस बाकी क्लियर हो जाएंगे आपके। अब देखिए यहाँ पे है ही इज़ अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, हाँ तो ये राइट कंडीशन है। यदि वो अनसाउंड माइंड है या स्टैंड करता है, डिक्लेयर किया गया है कोर्ट के द्वारा, तो ये भी सही है। इफ इज डिस्क्वालीफाइड अंडर द प्रोविजंस ऑफ 10th शेड्यूल, 10th शेड्यूल तो आपका एंटी डिफेक्शन लॉ है, तो वहां से भी उनको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा और चीज क्या हो सकती है, यदि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे काम करता है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे काम करता है यूनियन स्टेट के अंदर, तो वो हट जाएगा वहां से। इसके अलावा यदि वो सिटीजन नहीं है इंडिया का, अब सिटीजन नहीं है, उसको मिनिस्टर बना दिया या फिर उसको MLA वगैरह कुछ बना दिया, तो ये आपका देखिए, ये अभी रिसेंट में न्यूज चल रहा था, नेपाल में, नेपाल में आपका वाइस प्राइम मिनिस्टर बनाया था शायद, डेप्यूटी वाइस नहीं, प्राइम मिनिस्टर तो डेप्यूटी होगा, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बनाया था। और जो MP उसको बनाया नहीं, पहले वाइस प्राइम मिनिस्टर बना दिया, उसको बाद में MP बन जाता, वो इलेक्शन नहीं थे, डायरेक्ट बनाया शायद। और US की उसके पास सिटीजनशिप थी, US से वो नेपाल की उसने सिटीजनशिप ली। वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि वहाँ पे शायद सुप्रीम कोर्ट ही करता है, अपने यहाँ पे तो हाई कोर्ट करते हैं, MP के क्वालिफाई है या डिस्क्वालीफाई करना पड़ेगा इस मैटर को, तो वहाँ पे शायद उनकी सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि उसकी सिटीजनशिप है ना, उसको खारिज कर दिया, तो वो वहाँ पे फिर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बन पाया। ये चीज़ है, तो ये चीज़ थोड़ी सी आप ध्यान रखें। और इसके साथ में वो यदि डिस्क्वालीफाई हैं, यदि पार्लियामेंट ने और कोई कानून या लॉ बना रखा है, तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो इसमें आपका क्या है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, ऐसे सारे प्रोविजंस हैं, इनके बारे में डिस्क्वालिफिकेशन किया जा सकता है। ये चीज़ आप ध्यान रखें। तो तीन ऑप्शन आपके यहाँ पे तो सही है, बेसिक ऑप्शंस थे, और अच्छे से ऑप्शंस बनाता है इसमें तो, और ठीक रहता। ये क्वेश्चन आपको वही देखने के मिलेंगे जो इससे अच्छे ऑप्शंस होंगे। वो 16 है, विद रेफरेंस टू इवोल्यूशन ऑफ पंचायती राज सिस्टम, PRI के बारे में अच्छे से रट लीजिए। PRI का इवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ, कौन कौन सी कमिटीज के ऊपर बनी, और कैसे कैसे इन्होंने वर्क किया, ये चीज़ आप ध्यान रखें। और यहाँ से ऑप्शन इसके ऐसे होते हैं, इन्होंने देखो हर क्वेश्चन में ना सिंगल ऑप्शन दे रखा है। सिंगल ऑप्शन बहुत रेयर आता है UPSC में, बहुत कम आता है। ऑप्शन आता है 1 2 1 2 1 2 2 3 1 3 और 1 2 3, तो वहाँ पे एलिमिनेट आराम से हो जाता है। यहाँ पे इन्होंने 2 ऑप्शन भी दे रखा है। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं थोड़े डीप नॉलेज के, वहाँ पे एलिमिनेट का कंसेप्ट ज़्यादा वर्क करता है UPSC के क्वेश्चन में। क्वेश्चन ऑप्शन देखिए, हाँ, बलवंत राय मेहता कमेटी रिकमेंडेड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 2 टियर पंचायती राज सिस्टम। तो ये आप देखिए कि ऐसा किया था या नहीं किया था। तो बलवंत राय मेहता नहीं थी, अशोक मेहता कमेटी थी जिसने ऐसा किया था। इसके अलावा
राजस्थान वाज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिपेंडेंट इंडिया टू एस्टेब्लिश पंचायती राज। तो ये तो सही है, 1959 की शायद बात है। उस टाइम पे नेहरू जी ने वहाँ पे एस्टेब्लिश किया था, नागौर से स्टार्ट किया था इसको। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन गॉट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इन 1982। तो 1982 नहीं, वो 1992 के आसपास जब एक्ट आए थे ना, तब आपका 73rd और 74th अमेंडमेंट आए थे, तो उससे हुआ था इसको यहाँ पे एलिमिनेट। और ये तो इमरजेंसी वाले के आसपास का टाइम है, तो वहाँ पे तो पंचायती राज पे कोई फोकस ही नहीं था, तो ये आप वैसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं इसको। और हाँ, पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद में देखिए आप 1951 से लेके 1952, एक्चुअली 1947 से लेके 1951 तक, तो हर मंथ में क्या हुआ ना, ये या तो किसी की डॉक्यूमेंट्री देख ले या वहाँ उस टाइम का कैलेंडर उठा के देख ले, तो आपको पता चल जाएगा कि पॉलिटिकल सिनेरियो क्या था कंट्री के 1947 से 1951 तक का कंटिन्यूस। ठीक, क्योंकि आपको मालूम चलेगा कि 1951 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, जबकि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जब हुआ तो पार्लियामेंट इलेक्टेड भी नहीं थी उस टाइम पे। कॉन्स्टिट्यूशन तो चलो 1950 में अडॉप्ट कर लिया, जो कि आपके पहले से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, लेकिन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो था वो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही कर लिया, पार्लियामेंट ने नहीं किया था वो। ठीक है, इलेक्टेड पार्लियामेंट ने नहीं किया था, ये चीज़ है। तो इसको याद रखें। फिर 1951 से लेके एक 5-5 साल के दौर के बारे में, मतलब आप 5 ईयर प्लान को अच्छे से याद कर लें, अच्छे से समझ लें उसको, कि 5 ईयर प्लान के जो ऑब्जेक्टिव को समझ के आप वहाँ उस टाइम की गवर्नमेंट की मेंटेलिटी को समझ सकते हैं और ऑप्शंस आपके पॉलिटी में राइट कर सकते हैं। 17 है विद रेफरेंस टू इंटर स्टेट ट्रेड कॉमर्स, 301 से लेके 307 तक आर्टिकल है। इसके अलावा आपका फाइनेंशियल, शायद फाइनेंशियल बोलते हैं उसको, हाँ, फाइनेंशियल रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट है, उसको याद कर लें। और 279 आपका जीएसटी वाला है, इसको याद रख लें। इसके अलावा ग्रांट वगैरह होती है। ये थोड़ा सा फाइनेंस के बारे में ज़्यादा याद रखें, क्योंकि रिसेंट में यूनियन गवर्नमेंट ने 15th फाइनेंस कमीशन जो है ना, इसकी रिकमेंडेशन को नहीं माना है। ठीक है, अब यूपीएससी इस पे फ्री है कि वो क्वेश्चन पूछ सकता है, फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन माना या नहीं माना यूनियन ने, इससे रिलेटेड घुमा के थोड़ा सा क्वेश्चन पूछेगा। और ये प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि कर्नाटक वगैरह को कुछ कुछ ग्रांट देनी थी, तो उसमें ग्रांट में कुछ एलोकेशन था, उसको नहीं माना सेंट्रल गवर्नमेंट ने ग्रांट के बारे में। तो इसको आप ध्यान रखें कि ये इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को की बात को ही यूनियन गवर्नमेंट ने फॉलो नहीं किया है। अब आगे चले इंटरेस्टेड ट्रेड में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिमेन टोटली साइलेंट ऑन ट्रेड। तो टोटली साइलेंट तो कैसे रहेगा, कुछ ना कुछ तो कर ही सकता है। और करंट सिनेरियो को देख के तो आप देख ही रहे हैं कि नहीं, ऐसा तो चलता ही है। और एक जनरल स्टेटमेंट है, तो ये है। इसके अलावा पार्लियामेंट कैन इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स बिटवीन स्टेट। हाँ, तो ये इम्पोज कर सकता है रिस्ट्रिक्शन, और ये हो सकता है किसी कह सकते हैं इसेंशियल जो कमोडिटीज़ होती है ना, इनकी सप्लाई के लिए, ऐसी जो बेसिक नीड होती है उनको पूरा करने के लिए रिस्ट्रिक्शन कर सकता है। इसमें दूसरी चीज़ ये है कि प्रेफरेंस नहीं दे सकता किसी को, रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। तो रिस्ट्रिक्ट करने का इनडायरेक्ट बेनिफिट ले सकते हैं स्टेट्स, लेकिन किसी पर्टिकुलर स्टेट को प्रेफर करना, जैसे गुजरात को प्रेफर करना, ये पॉसिबल नहीं है। और इसके लिए आप एक न्यूज़ सर्च करना जिसमें आपका महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में टसल चल रहा था, शायद कोई प्लांट डेवलप करना था एनर्जी के लिए, तो उस पर फिर शायद महाराष्ट्र में डेवलप हुआ, कहाँ हुआ वो मैंने लास्ट में ट्रैक नहीं किया, लेकिन उसमें चल रहा था कि किस स्टेट को वहाँ पे अलाउ किया जाएगा प्लांट डेवलप करने के लिए। ये चीज़ देख लें। और यदि स्कार्सिटी है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है 1955 का ऐसा है, इसको आप रीड कर लें तो। और यदि आपने सुन भी रखा है ना, तो आप कर सकते हैं कि हाँ इम्पोज किया रिस्ट्रिक्शन स्टेट के ऊपर, तो ये आपका यहाँ से सही हो जाएगा। और साइलेंट रहेगा ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। और 18th क्वेश्चन आपका, वीडियो रोकना पड़ेगा, स्वच्छ भारत वाली गाड़ी फिर से आ गई है। देन क्वेश्चन सेज कि 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल, 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल का जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो मैंडेट है ना, उसको आप एक बार क्लियरली रीड कर लें और वहाँ से जो वर्ड्स हैं उसके उसको डिकोड कर लें। आपको इसके अलावा क्वेश्चंस पढ़ने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं कि इस क्या क्या है 5th शेड्यूल 6th। और ऐसे देखिए एक साथ में आप 1 से 12 पढ़ेंगे ना, तो थोड़ा सा टफ हो जाता है कि कैसे उसको पढ़े। लेकिन आप शेड्यूल्स का नोट्स जरूर बना लीजिए, अलग से शेड्यूल डाउनलोड कीजिए, या फिर यूपीएससी लगाइए आगे, और वहाँ पे यूपीएससी मत लगाइए, इसमें तो आप सीधा सर्च कीजिए, कोई इंडिया कानून नाम से कोई वेबसाइट वगैरह होगी, तो वहाँ से वो ऑप्शन आ जाएगा देखने के लिए। आज का वीडियो थोड़ा मैं सुबह रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इस वजह से डिस्टर्बेंस बाहर से ज़्यादा है। और वैसे मैं वीडियो जो है रात को रिकॉर्ड करता हूँ, तो उस टाइम पे डिस्टर्बेंस नहीं होता है। अभी इसको देखिए आप, 5th और 6th शेड्यूल वाला मैंने आपको बताया, वहाँ से आप रीड कर लें, आराम से आपको ऑप्शन हो जाएगा कि इसका राइट क्या है। और प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब, यही मेन फोकस होता है, तो ये आपका बेसिक ऑप्शन राइट है, इधर ज़्यादा देखने की जरूरत है ही नहीं।
कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ एवरी इंडियन, लिंग्विस्टिक के लिए तो अलग से प्रोविजन है, तो यहाँ पे क्यों डिस्कस करेंगे फिफ्थ और सिक्स में। और एक बार पढ़ लीजिए तब आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि है या नहीं है। ऑथर अफर्मेशन जो है मेंट फॉर ए फ्यू इंपॉर्टेंट ऑफिसर ऑफिस होल्डर्स है, तो नहीं इसमें नहीं है। और अफर्मेशन जो है आपका फोर्थ, सेकंड और थर्ड सेकंड थर्ड में है, फोर्थ आपका राज्यसभा है, एस टी जी उसमें है। ऑथ अफर्मेशन जो है यहाँ पे नहीं है। और डी है आपका प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ पीपल लिविंग इन दीज इंडियन स्टेट दैट शेयर बॉर्डर विद कंट्री, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार थोड़ा सा थोरोली आप जाएंगे इस शेड्यूल से आपको आइडिया लग जाएगा। ऑन प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन ऑफ पंचायत आफ्टर 2 ईयर ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट, इस कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जब से बनने के 2 साल बाद ही यदि वहाँ पे प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन हो जाए तो क्या कंडीशन होगी वहाँ पे। तो इसमें ऐसा है कि डिसोल्यूशन हो जाएगा तो दोबारा से इलेक्शन होगा। तो यदि 5 साल से पहले यदि ऐसी चीज़ है डिजोल्व हो रहा है और तो इलेक्शन होगा। और यदि 6 महीने रह गया, मतलब जैसे पंचायत बना, पंचायत बना 2015 में, 2020 में फिर से इलेक्शन होना था, लेकिन 2019 के आप कह सकते हैं कि जून में यदि डिजोल्व हो जाए, जून में डिजोल्व हो जाए तो इसके बाद में बचेगा 6 मंथ, तो तब तो इलेक्शन नहीं होगा क्योंकि 6 मंथ बाद में फिर से इलेक्शन हो जाएगा। और ये हमारी पंचायत में हुआ था तो मुझे तो वहाँ से अच्छे से ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, क्योंकि इसमें इलेक्शन नहीं हुआ। यदि इससे पहले यदि मई में भी हो जाता ना, 7 महीने भी रहता, 7 मंथ भी रहता, तो भी इलेक्शन होना होता यहाँ पे, और यहाँ पे 6 मंथ की कंडीशन में नहीं होता। तो बस इससे आपको हो जाएगा, इट विल बी, ऑप्शन देखिए इसका, इट विल बी रिकंसिडर्ड टू सर्व रिमेन पीरियड। हाँ तो रिमेनिंग पीरियड बचे उसके लिए तो बचेगा, क्योंकि 6 मंथ के बाद में तो इलेक्शन होना ही नहीं है, तो वो तो फ्रेश इलेक्शन होगा 6 मंथ बाद में। तो यहाँ से इसको देख लें। तो 20th क्वेश्चन आपका, इन कंटेक्स्ट ऑफ 7th शेड्यूल लोकल गवर्नेंस, लोकल गवर्नेंस आपका किस में आता है। लोकल गवर्नेंस के लिए आपको स्टेट लिस्ट में देखना होता है, इसके जो टॉपिक्स इसमें लिखे होते हैं क्या क्या मैटर है इसमें। तो ये ऑप्शन क्लियर है, यूनियन लिस्ट में आपका नहीं है, कंकरेंट में नहीं है। एक वो चीज़ जरूर याद रखिए, पहले स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में कुछ टॉपिक्स डाले गए, 5 टॉपिक्स डाले गए थे, जिसमें आपका फॉरेस्ट था, वाइल्ड लाइफ था, एजुकेशन था, और एजुकेशन के अलावा आपका शायद 2 और रह गया, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। उनको आप रिकॉल कीजिए, आप लोग उसको लिखिए। 5 चीज़ें थी, उनको चेंज किए थे, स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में डाला गया था। और इनके मैटर जो है ना, आप देखिए कंकरेंट को तैयार कर लीजिए, बाकी आप आराम से वहाँ पे तुक्का भी लगा सकते हैं, आपका राइट बैठेगा वो। लेकिन कंकरेंट को तो आप ढंग से कर लीजिए, और इनमें जो चेंजेस वगैरह हुए उनको थोड़ा सा ध्यान रखिए कि मैटर कितने हैं इस टाइम पर, पहले कितने थे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर में देखिए क्या क्या चीज़ें हैं कि वाइल पासिंग एन ऑर्डिनरी बिल कैन ओवरराइड द अमेंडमेंट मेड बाई लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये तो सिंपल है ही है कि कर ही सकता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल डिलेइंग चेंबर है और उसके ऊपर इसकी पावर होती है। ठीक है, इसके अलावा ए बिल रिजेक्टेड बाई लेजिस्लेटिव असेंबली रेस्पेक्टिव ओरिजिन एंड, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप लोकसभा और राज्यसभा का कंपेयर यहाँ पे ज़्यादा नहीं करना है। स्टेट में स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है, स्टेट की लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इनमें उनकी वर्किंग्स अलग रखी, क्योंकि वहाँ पे राज्यसभा जो है परमानेंट हाउस है। ठीक है, और वहाँ पे उसके पास पावर्स काफ़ी है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली की पावर ज़्यादा है। और आपको जब लगे ना कि स्टेट लेजिस्लेटिव स्टेटमेंट में असेंबली को काउंसिल से ज़्यादा पावर दे रहे हैं ऑप्शन में, तो वहाँ पे वो ऑप्शन को आप राइट मानिए, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है कि असेंबली को ज़्यादा पावर होती है। अब जैसे यहाँ पे है, बिल रिजेक्ट कर दिया असेंबली ने और ओरिजिन हुआ था काउंसिल में, तो वो एंड हो जाएगा, तो एंड हो जाएगा। ठीक है, पावर ज़्यादा उसको है ही पहले से, तो ऐसे बेसिक इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो 21st ये आपका हो जाएगा। 22nd ऑप्शन आपका, 22nd क्वेश्चन है, और ये आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी पूछा है सेंटर स्टेट रिलेशंस के ऊपर कौन कौन सी थी, रिकमेंडेशंस विद रेस्पेक्ट टू सेंटर स्टेट रिलेशंस। तो यहाँ पे देखिए, सरकारी कमीशन भी था, पंची कमीशन भी था, राजमन्नार कमीशन भी था, इसके अलावा और भी काफ़ी सारे कमीशन थे, उसको आप याद रखें। राजमन्नार का तो 1960 शायद 1969 के आसपास था राजमन्नार, और पंची कमीशन 2007 में इसकी रिकमेंडेशन आई थी। और सरकारी कमीशन की रिकमेंडेशन 1988 में शायद आई थी, और ये बना था 1983 में। 83 से 88 में इसकी रिकमेंडेशन आई थी। इसके बेस्ड पे आपका 73rd और 74th अमेंडमेंट किए गए थे, इस बेस पे ही। पंची कमीशन जो है ये आपका 2007 में है, इसने रिकमेंडेशन दी थी काफ़ी, और इसने कहा था कि गवर्नर को बनाने में स्टेट गवर्नमेंट का हाथ होना चाहिए, थोड़ा सा उनसे पूछा जाना चाहिए। राजमन्नार कमेटी है, राजमन्नार के अलावा और कमेटी भी थी जिसको आप वेस्ट बंगाल ने भी एक कमेटी बनाई थी। ऐसी कमिटीज़ को याद रखें। तो यहाँ से आपका ऑल 3 सही हो जाएगा। 23 है, रिसेंटली सीन इन न्यूज़ नॉर्ड स्ट्रीम 2। तो नॉर्ड स्ट्रीम 2 आपका रशिया टू जर्मनी है, बेसिक क्वेश्चन है।
न्यूज़ में काफ़ी बार रहता ही है। 24th आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। अब देखिए, ही कैन बी इम्पीच्ड ओनली ऑन द चार्ज ऑफ वॉल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि वॉल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इसके बेस्ड पे ही प्रेसिडेंट को डिस्चार्ज उसकी जो पोस्ट से किया जा सकता है। तो ये ऑप्शन आपका राइट है। ऑन रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट टेक चार्ज एज प्रेसिडेंट फॉर द रिमेनिंग 10 ईयर। रिमेनिंग नहीं, फिर से इलेक्शन होगा, पूरा 5 ईयर के लिए प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रेसिडेंट से रिलेटेड मैंने बताया, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, उनका रिमूवल है, ये चीज़ों को आप तैयार कर लें अच्छे से। 25th है, विद द रेफरेंस टू द चीफ मिनिस्टर कंसिडर द फॉलोइंग। चीफ मिनिस्टर के बारे में पूछा है, ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर। तो प्लेजर ऑफ गवर्नर तो होता ही है, लेकिन वो ये रिमूव नहीं कर सकता गवर्नर, ये याद रखें। तो एनी टाइम जो है, इसको एनी टाइम नहीं होता, डिसमिस कर सकता है यदि मेजोरिटी नहीं है तो यहाँ पे थोड़ा सा ये आ गया ना, एक्सट्रीम एक स्टेटमेंट दे दिया कि एनी टाइम नहीं होता, जब मेजोरिटी नहीं है और प्रूव नहीं कर पाए तो डिसमिस कर सकता है। तो प्लेजर ऑफ गवर्नर तो है ही। इसके अलावा ही कैन रिकमेंड। अब देखिए यहाँ से देखो, सेकंड ऑप्शन गलत हो गया, तो आपका राइट कौन सा होगा? आपका 1 और 3 हो जाएगा। थर्ड आपको देखने की जरूरत नहीं है, जो भी आपका ऑप्शन एक ठीक लगे वो आप एक बार चेक कर लें, जो रॉन्ग है उसे एलिमिनेट कर दें ऑप्शंस को। तो ये हो जाएगा, ही कैन रिकमेंड द डिसोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली टू गवर्नर एट एनी टाइम। हाँ, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है, तो उसकी मर्जी होगी, वो करेगा भी स्टेट में, जैसे पार्लियामेंट में आपका काउंसिल मिनिस्टर पे प्राइम मिनिस्टर का रोल होता है। इसके अलावा 26th क्वेश्चन है। 26th क्वेश्चन में आप देखिए, वीडियो ज़्यादा लंबा जा रहा है वैसे, लेकिन मैं आपको कर लेते हैं 30 तक कर लेते हैं इसको, या फिर ये लास्ट क्वेश्चन है, अगली वीडियोस में उसको डिस्कस करेंगे। विद रेफरेंस टू पॉलिटिकल पार्टीज रिकॉग्नाइज्ड बाय इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन रिकॉग्नाइजेस पार्टीज एज नेशनल पार्टीज और स्टेट पार्टीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोल परफॉर्मेंस। तो पोल परफॉर्मेंस पे इसके बेस्ड पे कि कितना परसेंट उनका वोट आया, वैलिड वोट में से कितना उनका वैलिड है, या कितनी सीटें उन्होंने जीती है, तो ये उनका परफॉर्मेंस ही तो कहला देगा। तो इस बेस्ड पे उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। अभी रिसेंट में आम आदमी पार्टी को किया गया है, ठीक है, रिकॉग्नाइज। और द रिकॉग्निशन ग्रांटेड बाय इलेक्शन कमीशन टू पॉलिटिकल पार्टीज डिटरमाइन द देयर राइट टू सर्टेन प्रिविलेजेस इलेक्शन। अभी सही है, प्रिविलेजेस मिल जाती है कि जो स्टेट नेशनल पार्टी नहीं है उसके 20 स्टार प्रचारक होते हैं उनके, ठीक है। और जो नेशनल पार्टी बन जाती है उसके 40 हो जाते हैं। इनके एक्सपेंडिचर है उस पर भी फर्क पड़ता है, ऐसी उनको कुछ प्रिविलेजेस मिलती है। तो वो प्रिविलेजेस आप देख सकते हैं। और इलेक्शन कमीशन के आर्टिकल है 324 से लेकर 329 तक है, इनको आप देख लीजिए। और एक चीज़ और याद रखना आपको कि इलेक्शन कमीशन रजिस्ट्रेशन तो कर सकता है, लेकिन डी रजिस्ट्रेशन जो है ना, वो काम इलेक्शन कमीशन का नहीं है। पार्टीज फिर उन्होंने, यदि उनका इतना ग्राउंड कमज़ोर हो गया है पब्लिक के बीच में, तो वहाँ पे उनको डी रेगुलेट कह सकते हैं, उनको डी रजिस्टर किया जा सकता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन का वो काम नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ, फोकस करें अपने रिवीजन पे। रिवीजन अभी आपके 113 डेज रह गए, तो रिवीजन पे मेनली फोकस करें, वो बहुत ज़रूरी होगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। वीडियोस, ज्योग्राफी का फर्स्ट वीडियो डाल दिया मैंने, पॉलिटी के 2 डाल दिए हैं, इकोनॉमिक्स के नेक्स्ट वीडियोज हम डिस्कस करेंगे।